नमस्कार। आज हम साहित्य की गहराइयों में उतर रहे हैं और बात करेंगे एक बहुत ही खास, बहुत ही मार्मिक कहानी की। ये है महान रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की शुरुआती रचनाओं में से एक, उनकी लघु कहानी व्हाइट नाइट्स। हाँ, व्हाइट नाइट्स नाम ही कितना काव्यात्मक है ना। बिल्कुल। और ये कहानी सेट है सेंट पीटर्सबर्ग में, वो भी वहां की जादुई गर्मियों की रातों में, जब सूरज पूरी तरह ढलता ही नहीं। बिल्कुल, वो सफेद रातें, उन्हीं रातों की रोशनी में ये कहानी सांस लेती है। हाँ, और ये कहानी है अकेलेपन की, सपनों में जीने वाले एक इंसान की, और एक बहुत ही नाजुक, अचानक बने रिश्ते की। तो आज हम इसी कहानी के ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो अंश हैं वो हमें इस कहानी के मुख्य किरदारों, एक स्वप्नद्रष्टा मतलब एक ड्रीमर टाइप का नायक, और नास्तेनका नाम की एक लड़की, उनके बीच के छोटे से मगर बहुत गहरे रिश्ते की कहानी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या है इस कहानी में। जरूर। तो कहानी शुरू होती है सेंट पीटर्सबर्ग में, एक नहर के किनारे। रात का वक्त है, उन्हीं सफेद रातों में से एक। हम्म हमारा नायक है एक नौजवान, कोई 26 साल का, शर्मीला सा, बिल्कुल अकेला, सालों से उस शहर में रह रहा है, पर असल में किसी को जानता नहीं। हाँ, ये अकेलापन कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। तो वो देखता है कि नहर के पास रेलिंग के सहारे खड़ी एक लड़की रो रही है। अच्छा। वो पहले तो झिझकता है, जैसा कि उसका स्वभाव है, पर फिर न जाने कैसे हिम्मत जुटाता है और उस लड़की के पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। और यहीं से सब शुरू होता है। हाँ, यहीं से। वो लड़की है नास्तेंका, और इस पहली मुलाकात से ही उस स्वप्नदृष्टा नायक और नास्तेंका के बीच मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, अगली कुछ रातों तक। ये स्वप्न दृष्टा या ड्रीमर का किरदार बड़ा दिलचस्प है। हाँ दोस्तोयेव्स्की के यहाँ ये खास है, मतलब वो इंसान जो असल दुनिया की, आप कह सकती हैं कि कठोरता से बचने के लिए अपनी ही कल्पनाओं की दुनिया में जीता है। सही कहा। और ये नायक 26 साल का युवक, जिसने शायद ही कभी किसी लड़की से ढंग से बात की हो, वो अचानक इस लड़की से मिलता है और एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो फौरन आ जाता है। नास्तेंका तुरंत एक बड़ी अजीब सी शर्त रख देती है। हाँ, वो शर्त क्या थी? वो शर्त वो कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। हाँ, ये कितनी अजीब बात है ना। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार की कोई गुंजाइश ना हो, और वो भी ऐसे इंसान के लिए जो खुद इतना अकेला हो। बिल्कुल। और यही शर्त उनके रिश्ते की अस्थिर बुनियाद को दिखाती है। जैसे ये रिश्ता रात के धुंधलके में सपनों की दुनिया में ही पनप सकता है, असलियत में नहीं। सही। खैर, नायक ये शर्त मान लेता है, उसे शायद किसी भी तरह का साथ मंजूर था। फिर दूसरी रात जब वो मिलते हैं तो नास्तेंका थोड़ी खुलती है। वो अपनी कहानी सुनाती है। अच्छा, क्या बताती है वो? वो बताती है कि वो अपनी अंधी दादी के साथ रहती है, और उसकी दादी उस पर इतनी सख्त निगरानी रखती है कि वो उसे अपनी स्कर्ट से पिन लगा कर रखती थी। क्या? पिन लगाकर? हाँ, ताकि वो चुपके से कहीं भाग ना जाए। सोचिए जरा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब ये सिर्फ एक डिटेल नहीं, ये दिखाता है कि नास्तेंका की जिंदगी कितनी कैद जैसी थी, कितनी घुटन भरी थी। बिल्कुल। और फिर वो बताती है उस इंतजार के बारे में। हाँ, इंतजार वो कहानी का एक और अहम हिस्सा है। वो कहती है कि 1 साल पहले उनके घर में एक किराएदार रहता था, एक नौजवान। नास्तेंका को उससे प्यार हो गया था। वो आदमी मॉस्को चला गया, लेकिन उसने वादा किया था कि ठीक 1 साल बाद वो लौटेगा, और अगर नास्तेंका तब भी उसे चाहेगी तो वो उससे शादी कर लेगा। ओह, और वो 1 साल पूरा हो चुका है? हाँ, वो 1 साल पूरा हो चुका है। वो आदमी शहर लौट भी आया है, ये नास्तेंका को पता है, लेकिन उसने अब तक नास्तेंका से कोई संपर्क नहीं किया। तो वो बेचारी इंतजार कर रही है, उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच। बिल्कुल। और यही वो हमारे नायक से मदद मांगती है। वो कहती है कि क्या तुम मेरा एक खत उस आदमी तक पहुंचा दोगे, क्योंकि दादी की वजह से वो खुद तो जा नहीं सकती। अच्छा, तो अब हमारा नायक सिर्फ एक अजनबी या दोस्त नहीं रहा, वो नास्तेंका की उम्मीदों का एक तरह से वाहक बन गया है। हाँ बिल्कुल। और वो खत पहुंचाने के लिए मान भी जाता है। अब इंतजार का तनाव और बढ़ जाता है। क्या वो आदमी जवाब देगा? क्या नास्तेंका की उम्मीद पूरी होगी? तीसरी रात आती है, वो फिर मिलते हैं, लेकिन ना तो वो किराएदार आता है, ना ही खत का कोई जवाब। और नास्तेंका का दिल टूट जाता है। वो बिल्कुल बिखर जाती है, रोने लगती है। ये बहुत ही मार्मिक क्षण होगा। हाँ, और इसी पल में जब नास्तेंका इतनी कमजोर और दुखी है,
हमारा स्वप्न दृष्टा नायक, वो शायद अब तक खुद को रोक रहा था, वो अपने दिल की बात कह देता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं नास्तेंका। ओ, तो आखिरकार उसने कह ही दिया। ये तो कहानी में एक बड़ा मोड़ है। अब दोस्ती की वो शर्त, वो तो टूट गई। बिल्कुल, स्थिति और भी ज्यादा जटिल हो गई। अब नास्तेंका क्या करेगी? हाँ, तो इस इजहार के बाद क्या होता है? माहौल बदल जाता है। किराएदार की खामोशी से नास्तेंका बहुत निराश है, बहुत दुखी है, और शायद नायक की इस ईमानदारी से, उसके प्यार से वो थोड़ी प्रभावित होती है। वो उसके प्यार को लगभग स्वीकार कर लेती है। वो कहती है कुछ ऐसा कि अगर मैं तुमसे प्यार करने लगूं। अच्छा, मतलब वो भी शायद कुछ महसूस करने लगी थी। हाँ, शायद वो उस पल में एक सहारा ढूंढ रही थी। खैर, वो दोनों पल भर के लिए एक साथ भविष्य के सपने देखने लगते हैं। एक छोटा सा घर, खुशहाल जिंदगी। ऐसा लगता है कि चलो, आखिरकार दो अकेले इंसानों को एक दूसरे का साथ मिल ही गया। वो एक छोटी सी क्षणिक खुशी महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक उम्मीद बनती है। लेकिन दोस्तोयेव्स्की की दुनिया में खुशी अक्सर बहुत क्षणभंगुर होती है। मतलब? ठीक उसी वक्त, जिस पल वो अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, हल्की सी खुशी महसूस कर रहे हैं, अचानक वही पूर्व किराएदार वहां आ जाता है। क्या उसी वक्त? हाँ, बिल्कुल उसी वक्त। और फिर नास्तेंका क्या करती है? नास्तेंका वो एक पल भी नहीं सोचती। वो तेजी से उठती है, नायक के गाल पर एक तेज जल्दबाजी वाला अलविदा चुंबन देती है और तुरंत उस आदमी के साथ चली जाती है। अरे, बस ऐसे ही, बिना कुछ कहे? बस ऐसे ही, एकदम अचानक। नायक के लिए तो ये जैसे सब कुछ एक पल में बिखर गया। तो ये तो बहुत ही दिल तोड़ने वाला अंत हुआ उस रिश्ते का। नायक वहीं खड़ा रह जाता है अकेला। उसकी वो छोटी सी खुशी, वो उम्मीद, सब खत्म। हाँ, अगले दिन उसे नास्तेंका का एक खत मिलता है। खत? उसमें क्या लिखा होता है? उसमें वो माफी मांगती है, बताती है कि वो उसी आदमी से शादी कर रही है और वो नायक को हमेशा एक भाई की तरह, एक प्यारे दोस्त की तरह याद रखेगी और उसके उस प्यार के लिए शुक्रिया अदा करती है। तो कहानी का अंत नायक के वापस उसी अकेलेपन में लौट जाने से होता है जहां से वो शुरू हुआ था। हाँ, ऊपरी तौर पे तो यही लगता है, लेकिन यहाँ दोस्तोयेव्स्की एक और परत जोड़ते हैं जो इस कहानी को खास बनाती है। वो क्या? नायक पूरी तरह टूट जाने, कड़वाहट से भर जाने के बजाय वो नास्तेंका का शुक्रगुजार है। शुक्रगुजार? किस बात के लिए? उस एक पल की खुशी के लिए जो उसे नास्तेंका के साथ मिला था। वो खत पढ़ने के बाद सोचता है, हे भगवान, पूरे 1 मिनट का परमानंद, क्या यह मनुष्य के पूरे जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है? ओह, ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। दिल टूटने के बावजूद ऐसी कृतज्ञता। हाँ, यही उस स्वप्नद्रष्टा की खासियत है। वो असल दुनिया की कठोरता को भी अपने सपनों, अपनी भावनाओं के लेंस से देखता है। वो उस एक पल की याद को संजो कर रखना चाहता है। शायद यही उसके जीने का सहारा है। तो मतलब व्हाइट नाइट्स सिर्फ एक अधूरी प्रेम कहानी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कहानी है अकेलेपन की गहराई की, सपनों की दुनिया में जीने की, इंसानी रिश्तों की नाजुकता और क्षणभंगुरता की, और हाँ, दिल टूटने के बावजूद जीवन के छोटे छोटे पलों की कीमत पहचानने की। सही कहा। दोस्तोयेव्स्की ने कम शब्दों में, कुछ ही रातों की कहानी में भावनाओं का एक पूरा समंदर उंडेल दिया है। ये छोटी सी कहानी बहुत गहरी छाप छोड़ जाती है। और अंत में ये सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है ना, कि क्या वाकई खुशी का एक पल, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जीवन भर के अकेलेपन या उदासी पर भारी पड़ सकता है? सोचने वाली बात है। क्या यादें, क्या वो 1 मिनट का परमानंद